हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीर एंकर्स जुडिशरी में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 25 और 26 सितंबर को 2021 का मेंस देने जा रहे हैं एमपी जुडिशरी का। अब तो आपकी तैयारी ऑलमोस्ट पूरी डन हो चुकी होगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी भी हुई होगी, आप लोगों ने खूब मेहनत किया होगा। दो तरह के स्टूडेंट्स इस बार एमपी जुडिशरी का मेंस दे रहे हैं और दो तरह के स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं। एक तो स्टूडेंट जिनका इनिशियल स्टेज में ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था और उसको उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट जब आया, उसमें कुछ क्वेश्चंस को लेकर रिवाइज रिजल्ट हुआ और उनमें उनका सिलेक्शन हुआ। वो उन स्टूडेंट्स को बहुत कम टाइम मिला क्योंकि पहले तो वो निराश हो गए थे कि उनका हुआ नहीं है प्रीलिम्स एग्जाम। बाद में फिर जो रिवाइज रिजल्ट आया तो रातों रात उन्हें मालूम चला कि उनको 25 दिन के अंदर एमपी जुडिशरी का मेंस देना है। ऐसे मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट थे और बहुत नर्वस और बहुत पैनिक स्टेट ऑफ माइंड में थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उनको मेरी टीम ने उनको समझाया कि नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी बहुत समय है क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं सब कुछ। अब ये समझ लीजिए कि आप एक रिवीजन देने जा रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी तैयारी कर रखी होगी और जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं भी होंगे वो भी ऐसे कई स्टूडेंट होंगे जो रिवाइज रिजल्ट के बाद अपनी तैयारी शुरू कर रहे होंगे। देखिए, एमपी किसी भी बेसिकली मैं एमपी जुडिशरी की मेंस की बात कर रही हूँ, तो आपको सभी लोगों को पता है कि जो चारों पेपर है वो इक्वल मार्क्स का है। पेपर नंबर 1 और 3, पेपर नंबर 1 आपका सिविल लॉ, पेपर नंबर 3 आपका क्रिमिनल लॉ और 2 और 4 आपका ट्रांसलेशन और जजमेंट राइटिंग चार्ज फ्रेमिंग में डिवाइडेड है। अगर हम पेपर्स की बात करें तो जब भी हम मेंस का एग्जाम देते हैं तो हमें उस स्टेट को समझना पड़ेगा जिस भी स्टेट के लिए हम अपीयर होने जा रहे हैं। अगर हम एमपी की बात करते हैं तो एमपी में हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी कॉपी चेक कौन करेगा, हमारा एग्जामिनर कौन होगा। दो तरह के एग्जामिनर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश जुडिशरी की तो वहां पे कॉपी प्रोफेसर्स चेक करते हैं, यहाँ पे कॉपी जुडिशियल ऑफिसर्स चेक करते हैं एमपी जुडिशरी में। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक जुडिशियल ऑफिसर जब आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा जब वो आंसर आपका चेक कर रहा होगा। अगर हम लॉ की बात करें, अगर हम बात करें आईपीसी की बात करें, क्रिमिनल लॉ की बात करें और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर को आपने देखा होगा और आपने उससे एनालिसिस ये लगाया होगा कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। मैं मान लेती हूँ कि भाई नेचर ऑफ क्वेश्चंस जैसे भी हो उसमें आंसर कुछ इस हिसाब से लिखना होगा। लगभग क्वेश्चन 8 लगभग सारे क्वेश्चंस 8 नंबर के होते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में कई सारे पार्ट होते हैं। टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में मान लीजिए 4 पार्ट हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन जो इंडियन पेनल कोड का है, आपके क्रिमिनल लॉ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एन अनलॉफुल असेंबली, व्हेन इज अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली कंस्ट्रक्टिवली लायबल फॉर द ऑफेंस कमिटेड by any member of that assembly. So the question is divided into 2 parts. Pehla question, what is an unlawful assembly? First. The second part is that when is a member of an unlawful assembly constructively liable for the offense committed by any other member of that assembly? The third question, the third part, can less than 5% be convicted with the aid of section 149? So how you will write the answer? Suppose that this question is into 3 parts and the total number for this question is suppose that 8 marks का ही question है। तो ऐसा नहीं कि 1 मार्क्स सिर्फ आपको व्हाट इज एन अनलॉफुल असेंबली लिख देंगे तो पूरा होगा। ये 8 नंबर जो है, ये 8 नंबर 3 भागों में डिवाइड है। पहला ये, दूसरा ये भाग और तीसरा ये भाग। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो ये क्वेश्चन है आपका, ये लगभग हर पार्ट जो है, हो सकता है आपको क्वेश्चन बहुत विजिबल ना हो, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। जो हर पार्ट जो है आपका, ये 2.5 नंबर के आपके पार्ट्स होंगे लगभग। अब इसके आंसर्स लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक इंट्रो लिखना होगा, एक छोटा सा इंट्रो लिखना होगा क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है, तीनों पार्ट आपको देखना है, तीनों पार्ट आपको डील करना है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा और आपको ये बताना होगा इसी क्वेश्चन में कि इन अ ग्रुप लायबिलिटी pertaining to an unlawful assembly, a person may be constructively liable for an offense by virtue of being just a member of it. You have to choose the word. See, selection of words तो नहीं है, कितने वर्ड्स में आंसर लिखना ये नहीं मेंशन, लेकिन एक आम आदमी 3 घंटे के पेपर में 3 घंटे में कितने वर्ड्स लिख सकता है? लगभग 4000 वर्ड लिख सकता है।
कहीं ना कहीं 3800-4000 वर्ड लिख सकता है, तो वो उसी हिसाब से आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर डिवाइड करने हैं कि जितना लगभग ये 200 से 250 से 300 वर्ड एक क्वेश्चन में आपको लिखना होगा। तो आपको अपने वर्ड्स लिमिट भी ध्यान में रखने होंगे। इसी हिसाब से आपको ये जितना भी आंसर है उसका जो आपको एक समरी बना लेना होगा आंसर लिखने से पहले, कि मैं इतना इंट्रो लिखूंगा, उसके बाद फिर मैं कैसे प्रोसीड करूंगा। तो सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है कि भाई जस्ट बीइंग अ मेंबर, जस्ट बीइंग योर इन अ ग्रुप लायबिलिटी, व्हाट हैपेंस इवन इफ यू आर अ मेंबर, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर बीइंग मेंबर ऑफ दैट असेंबली, राइट? And regardless of the fact that no specific actus reus is attributable to him, even if the no actus reus is attributable to him, he will still be liable. Clear? So in the given question, the recent question, the given question, the point of law is being discussed one after the another. You have to tell to the examiner that in the given question, the point of law is being discussed one after the one. We have 3 points of question, 3 points, like 3 questions, 3 one main question, and in the one main question we have 3 sub question. पहला, What is an unlawful assembly? So कई बार ऐसा होगा आपके साथ, मेरे साथ भी हुआ था, बिलीव मी, जब मैं मेंस का एग्जाम दे रही थी तो मेरे साथ भी कई बार बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। वो उसके अंदर का इंग्रेडिएंट्स आप पता होगा लेकिन सेक्शन ही नहीं क्लिक करेगा, तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप एग्जाम में बैठे हो और आपको कोई सा सेक्शन नहीं आता रहा या किसी वर्ड का हिंदी में मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो घबराने की कोई बात नहीं। उसमें उस परिस्थिति में कैसे एक्ट करना, आई विल बी टेलिंग टू यू। अगर मान लीजिए आपको नहीं याद नहीं है, तो आपको अनलॉफुल असेंबली पता है? अनलॉफुल असेंबली इज डिफाइंड इन इंडियन पिनल कोड, इतना याद है तब भी चलेगा। मान लीजिए याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, याद आएगा तो 0.5 से सिलेक्शन होता है और 0.5 से सिलेक्शन नहीं होता। अब 8 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपने सेक्शन नहीं लिखा तो ऐसा नहीं कि आपका आंसर एग्जामिनर चेक नहीं करेगा, आंसर आपका बिल्कुल चेक होगा, घबराए नहीं, आंसर अच्छे से चेक होगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ नंबर ऊपर या नीचे हो जाए। Unlawful assembly under section 141 of the Indian Penal Code, unlawful assembly is defined, which tells that 5 or more person gets transformed into an unlawful assembly, and when its common object is the same, right? When is the common object is the same, जो भी 141 का definition है कि by overwhelm of the criminal force from the central government, you try to force the government to do something, or legislature. This is like a types of the section defining the who are the unlawful assembly. That what is an unlawful assembly? So it is defined under section 141. You have to mention that in your language also, that this is the section 141 is saying about the unlawful assembly. अब in a given question, अब जो सवाल दिया हुआ उसमें आपको ऐसे लिखना है, in a given question, the concerning facts and attending circumstances are relevant to decide as to what is the common object of an assembly at a given point of time. So अगर explanation इसका 141 का clear कहता है कि अगर assembly which was not unlawful when they commenced, but later on it becomes the unlawful assembly, that assembly also amounts to a like an unlawful assembly. So आपको दिखाना होगा कि common object जो है can develop even after the accused has assembled at the spot. वो आपने आंसर अपना पहला पार्ट क्लियर कर दिया। अब now vicarious liability of a member of an unlawful assembly. The second part is that, the second part, if you can see the question, now when is a member of an unlawful assembly constructively liable for the offense committed by any member of that assembly? Now the second part, you are clear with the first part. Now examiner is too much satisfied that ये first part बिल्कुल clear कर दिया बच्चा, ठीक है। अब second part कह रहा है कि vicarious liability of a member of an unlawful assembly, क्या कह रहा है? If any person is a member of an unlawful assembly at particular point of time within the meaning of section 142 of the IPC, then section 149 of the IPC makes him vicariously liable for all offenses which any other member have committed, irrespective of the role he has played, right? If an offense is completed in prosecution of a common object of the assembly, and even if the offense is committed by one member, it will be deemed that whoever is a member of an unlawful assembly, all will be held liable. So you are clear. अब now if you have any case laws, अगर इस पे कोई case laws है, बड़ा famous case laws है, मिजाजी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आपने उस केस लॉ को डिस्कस कर दिया। मान लीजिए आपको केस भी नहीं याद आ रहा, एक सिचुएशन ऐसा भी होता है कि केस भी दिमाग में नहीं आता, फैक्ट्स याद है, रेशियो याद है, सब कुछ याद है, लेकिन केस नहीं याद आ रहा, तो भी घबराने की बात नहीं। हो सकता है आपको वहां भी आपको कम नंबर मिल जाए, लेकिन आप सिर्फ इतना लिख दीजिए कि इन दी
very landmark judgment, the Honorable Supreme Court has held this. Now you can come up with it. भैया आप झूठ तो बोल नहीं रहे, सच में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये बात कही है, तो आप वहां भी इस तरह की बातें लिख सकते हैं। अगर केस लॉज भी याद नहीं आ रहा है आपको, आपका दूसरा पार्ट भी खत्म हो गया, फिर आपको तीसरे पार्ट पे जाना है। तीसरा पार्ट कहता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कन्विक्ट विद द एड ऑफ सेक्शन 149 दैट देयर मस्ट बी एन असेंबली ऑफ 5 पर्सन एंड द असेंबली हैड अ कॉमन ऑब्जेक्ट एंड द सेम कॉमन ऑब्जेक्ट वाज कंसिस्ट टू बी वन व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी illegal in section 141, right? And the particular offense was committed in prosecution of the common object. So in this, अब अगर आप इस पे जो थर्ड क्वेश्चन है कि क्या 3 लोगों को सेक्शन 149 में आप लाइबल कर सकते हैं, तो उस पे अगर आपको कोई केस लॉ अगर याद हो तो आप उस केस लॉ को मेंशन करेंगे। जैसे ही आपने कोई केस लॉ मेंशन किया, लैंडमार्क जजमेंट या कोई रीसेंट जजमेंट है आपका, तो उससे आपको थोड़ा सा नंबर ज्यादा मिल जाता है। और उसके बाद फिर अपनी आप कंबाइंड रीडिंग, मतलब आपने तीनों क्वेश्चन को कंबाइन करके कंक्लूजन पे आप रीच करें, और कंक्लूजन आपको जरूर मेंशन करना है। The point of discussing this question was कि आप किसी भी क्वेश्चन में क्या क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर उस टॉपिक पे आपको इंट्रो आ रहा है तो आप थोड़ा सा इंट्रो लिखिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उस टॉपिक में बाइफर्केशन कैसे पार कर पा रहे हैं और कितने पार्ट में एक क्वेश्चन डिवाइडेड है। आप उस सारे पार्ट के क्वेश्चन को अपने रफ पेज में लिख लीजिए कि पहला पूछ रहा है अनलॉफुल असेंबली, दूसरा पूछ रहा है क्या एक व्यक्ति कंस्ट्रक्टिवली लाइबल हो सकता है, वाइकेरियस लायबिलिटी पूछ रहा है, तीसरा किसी क्वेश्चन में क्या 3 लोग इसमें लाइबल हो सकते हैं। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक पिक्चर बन जा रहा है कि मुझे पहले 141 लिखना है, फिर 149 लिखना है, फिर उसके बाद मुझे कंपैरिजन करना है, मुझे 2 लैंडमार्क जजमेंट देना है। तो इससे आप एक क्वेश्चन का रंग रूप, आप इसको कहते हैं ना सिनॉप्सिस बना लीजिए। एक क्वेश्चन के ऊपर आपने सिनॉप्सिस छोटा सा बना लीजिए, एग्जामिनर को भी लगना चाहिए बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, पहले ये सिनॉप्सिस बनाता है फिर आंसर को लिखता है। तो इस तरह से अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपका समय, अब आपने सब कुछ पढ़ लिया क्योंकि समय आपके पास कम था और आपने समय भी कम था, या कुछ लोग बहुत पहले से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, समय होता भी है तो लास्ट मोमेंट पे बहुत नर्वसनेस होती है। देखिए नर्वस मत होइए, देखिए या तो जीतेंगे, आपने बैटल तो जीत लिया है, अब बारी वॉर जीतने की है। और जब हम वॉर जीतने जाते हैं, वॉर के लिए जाते हैं, तो अपने अस्त्र शस्त्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके जाते हैं, मतलब सब हमारी बिल्कुल सारी टेक्नोलॉजी से सब कुछ बहुत रेडी होता है। तो आप भी ये समझ लीजिए कि अब आपको जितना पढ़ना था सब आपने पढ़ लिया, अब आप अपना रिवीजन फेज पे आइए, अब रिवाइज करिए, यू कीप ऑन रिवाइजिंग सो मेनी थिंग्स, जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको टेक्स्ट पे ले आइए, उसका सेक्शन, हर सब्जेक्ट के अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। मेंस के लिए आप ये समझ लीजिए कि आप 20 से 25% वो सारे टॉपिक मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं जो सच में एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत जो लेस इंपॉर्टेंट होता है वो एग्जाम में आता है, लेकिन देखिए आपको जीवन में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और ये भी एक रिस्क है कि आप क्लासिफाई कर पा रहे हैं, आप क्लासिफिकेशन कर पा रहे हैं कि देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा उससे कम इंपॉर्टेंट है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, और जो उससे थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है उसको भी फिट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस के सेक्शन, इंग्रेडिएंट्स, उसके आपको सेक्शन मेंशन करना पड़ेगा, और अगर आप सेक्शन के साथ चैप्टर मेंशन कर देते हैं तो भी आपको थोड़े ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें जो है अपने दिमाग में फिट करके रखनी पड़ेगी आपको, कि आप अब लास्ट टाइम पे आपको ये सब रिवीजन करना है, आपको सारे जो भी आपने पढ़ा है उसको छोटे से 1-2 पेज में आप उसका समरी बना लीजिए, पॉइंटर्स बना लीजिए और रिवाइज करिए। और देखिए जब मेहनत हम करते हैं तो रिजल्ट देने का काम तो ईश्वर के भी हाथ में होता है, कुछ परसेंटेज तो उसके भी हाथ में छोड़ दीजिए। अच्छे से रिवाइज करिए, खूब अच्छे से सोइए, क्योंकि हमें आदत होती है पूरे रात भर जग के पढ़ने का, और सुबह पूरे लेट नाइट जगने का, फिर सुबह पूरा दिन सोने का। थोड़ा सा रूटीन भी ठीक कर लीजिए, क्योंकि बहुत अगर आपका रूटीन नहीं रहेगा तो नींद भी बहुत आएगी, और एग्जाम में आप नींद लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। लास्ट मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप पेपर कंप्लीट करिए, क्योंकि पेपर नहीं कंप्लीट होगा तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आप एक आंसर को बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए शब्द लिमिट नहीं है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक आंसर अच्छा लिखना है, बाकी आंसर के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है, पेपर कंप्लीट करना ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है किसी भी मेंस एग्जाम के लिए। आशा करती हूँ कि मेरा ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर अपेयरिंग फॉर एमपी जुडिशरी मेंस 2020। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू।